हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो इस वीडियो में हम मई मंथ 2023 की योजना देखेंगे एंड देखेंगे कि योजना के आर्टिकल से हम कैसे यूपीएससी के लिए रेलेवेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो चलते हैं योजना के आर्टिकल्स पे। तो ये मई मंथ के आर्टिकल हैं। इस वीडियो में मैं 2 आर्टिकल डिस्कस करूँगी एंड आई वुड लाइक टू गिव यू एन आइडिया कि किस तरीके से पढ़ना है हमको योजना। ऑलराइट, तो वो देखेंगे। सो लेट्स सी द आर्टिकल्स। तो मैं लास्ट 2 आर्टिकल योजना के इसमें ले रही हूँ एंड देन विल स्टडी बोथ दोज आर्टिकल्स एंड डिस्कस दोज आर्टिकल्स। ऑलराइट, तो लेट्स सी कि कैसे पढ़े जा सकते हैं योजना के आर्टिकल्स बहुत ही आसानी से। ऑलराइट, तो पहले हम ये आर्टिकल देख लेते हैं। The article says how India's digital payment revolution is inspiring the world. Alright, तो इंडिया के डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन में क्या ऐसी बात है। तो अभी आप देखिए, आपके यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। वाई? बिकॉज कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम G20 कंट्रीज को बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो योजना से डेफिनेटली क्वेश्चंस पिकअप हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए भी, बिकॉज डिटेल में स्कीम्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो योजना से अच्छे बन जाते हैं। तो अभी देखिए, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, ठीक है ना, कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो पेमेंट सिस्टम है, जो हमने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हम उसको लोकल से ग्लोबल ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, हम ये एजेंडा G20 में भी पुश कर रहे हैं। अब देखिए, हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए, इंडिया का जो डिजिटल रेवोल्यूशन है, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है ना, उस पे लगभग 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऑलराइट, लगभग 8 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं इन जनवरी दिस ईयर, और वो $200 बिलियन की जो मनी है वो ट्रांसफर हो चुकी है यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू। ऑलराइट, तो यानी कि इसका जो इनटेक है, जो टेकअप है ऑफ द सर्विसेज, वो काफ़ी ज़्यादा है। और 50% पेमेंट्स जो यूपीआई से हो रहे हैं वो माइक्रो पेमेंट्स है। माइक्रो पेमेंट्स मतलब कि 10 रुपये चाय के कप के लिए, 200 रुपये है ना सब्जी भाजी के बैग के लिए, तो इस तरीके से। तो ये क्या दिखाता है कि इंडिया की जो कैश ड्रिवन इकोनॉमी थी उसमें एक बिहेवियरल शिफ्ट आ गया है। इंडिया की कैश ड्रिवन इकोनॉमी में एक बिहेवियरल शिफ्ट आ गया है। अब देखिए, बहुत ही स्पेशल बात क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स या जो भी टेक्नोलॉजीज पहले आती थी, तो फर्स्ट दे गेट रेवोल्यूशनलाइज्ड एंड देन वहाँ पे अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का टेकअप है वो बहुत जल्दी हो जाता है। एंड व्हेन दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट वो वायरल हो जाती है या हर घर में पहुंच जाती है, उसके बाद दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बट दैट इज नॉट द थिंग विद द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन हमने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस पेमेंट रेवोल्यूशन को हम बता सकते हैं टू द वर्ल्ड कि सी, वी हैव दिस मच मार्जिन, बट वो उस पर भी हमने डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा खड़ा किया हुआ है। ऑलराइट, तो ये चीज़ इंडिया बताने की कोशिश कर रही है। तो हम यही स्पेशलिटीज़ के बारे में जान रहे हैं। तो इंडिया ने पहली बात तो एक होम ग्रोन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बनाया है। इंडिया ने होम ग्रोन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बनाया है। ऑलराइट, अभी क्या क्या है कि उसकी खासियत क्या है कि पहली बात तो जो डिजिटलाइजेशन है, जो यूपीआई से हम मनी ट्रांसफर करते हैं, पहली बात तो बहुत सारे लोग फॉर्मल इकोनॉमी में आ गए हैं। ऑलराइट, तो देखिए, ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे, फॉर इफ अ वेंडर इज सेलिंग अ स्टार फ्रूट और समथिंग लाइक दैट, है ना, sweet potatoes even, so they have the UPI ID, and people generally do pay that small amount of cash through UPI ID. all right, तो देखिए, नोट्स भी सॉइल होते थे इधर उधर, ये एक्सेप्ट नहीं करता तो वो भी बचता है। सो डेफिनेटली होम ग्रोन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बनाए हैं। इट हैज़ पुल्ड मिलियंस जो फॉर्मल इकोनॉमी, तो ये हमारे कीवर्ड हो गए। फॉर्मल इकोनॉमी हमारा पहला कीवर्ड है, ठीक है ना। एंड देन द फाउंडेशन ऑफ द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाज लेड बाय द गवर्नमेंट। तो अभी देखिए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना है। तो अभी एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया था पीपीपी के थ्रू, एंड देन उसके ऊपर इनोवेशंस होते गए। तो जो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, तो बिकॉज एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया था जिसपे इनोवेशंस कर पाना काफ़ी आसान था। एंड उससे क्या हुआ है कि इट हैज़ मेड डेली लाइफ मोर कन्वीनियंट। वाई? क्योंकि
अब देखिए ये भी हमारा कीवर्ड है, एक्सपैंडेड बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट एंड सेविंग्स टू मिलियन मोर इंडियंस एंड एक्सटेंड द रीच ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड टैक्स कलेक्शन। ठीक है, अभी देखिए एक तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी अगर होगा तो टैक्स कलेक्शन बेटर होगा। दूसरा ये है कि इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग आउटलेट्स रूरल एरियाज में बहुत ही कम थे, बट देन डिजिटलाइजेशन जो है, काफ़ी मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटलाइजेशन का, यू नीड जस्ट अ स्मॉल गैजेट, अ वेरी कन्वीनियंट हैंडी गैजेट, है ना। तो और यू नीड टू हैव QR कोड्स, तो उसके थ्रू आपके पेमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम है, बिकॉज देन ब्रिक एंड मोटार की जो बैंकिंग सिस्टम है, एंड प्लस इंडिया की पॉपुलेशन अब आप देखिए चाइना को भी सरपास कर रही है, तो अगर एक ब्रिक एंड मोटार का स्ट्रक्चर है, वहां से हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली डिले बहुत होगा, लाइन बहुत लंबी लगेगी, वी हैव टू हायर अ लॉट एंड लॉट पीपल फॉर अ वेरी इजी क्विक सर्विसेज। तो डिजिटलाइजेशन वो काम बहुत ही अच्छे से करता है। तो ये वाली बात है इसमें। तो हमारा क्या है, एक्सपैंडेड बैंकिंग सर्विसेज, क्रेडिट एंड सेविंग्स। ऑल राइट, अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर, आप अपने GS के आंसर्स में भी प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं उसको आप कोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्क्राइब डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम टू G20 फाइनेंस मिनिस्टर एज फ्री पब्लिक गुड, है ना। दैट हैज रेडिकली ट्रांसफॉर्म क्या क्या, गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाया है, ठीक है। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है उसे रेल ट्रैक्स की तरीके से देखा जा रहा है। किस तरीके से देखा जा रहा है, रेल टैक्स की तरीके से देखा जा रहा है। ऑल राइट, तो वो रेल ट्रैक्स क्या है, ऑन द टॉप ऑफ विच इनोवेशन कैन हैपन एट लो कॉस्ट। ठीक, तो दिस इज अबाउट द कीवर्ड्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए एक तो ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, एंड दूसरा ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे बना हुआ है, ठीक है। तो इंडिया इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, अपने आप को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है कि एक ऐसा नेशन है डेवलपिंग वर्ल्ड में कि ये इंक्यूबेटर ऑफ आइडियाज़ है, एंड इट कैन सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड पीपल्स और इवन द मिडिल इनकम कंट्रीज इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर। तो हम एक इंक्यूबेटर ऑफ आइडियाज के तरीके से अपने आप को वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं हम ये, तो जैम ट्रिनिटी, ठीक है ना। तो जैम ट्रिनिटी क्या है, हमारा जनधन आधार मोबाइल। तो इसमें 3 पिलर इकोसिस्टम है। फर्स्ट ये है कि जनधन अकाउंट्स हमने खोले, फाइनेंशियल इंक्लूजन लाया, 46.25 करोड़ अकाउंट्स खुले, जिसमें से 56% विमेन को बिलोंग कर रहे हैं, जहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन पहले बहुत ही कम हुआ करता था विमेन में। ऑल राइट, विमेन हैड वेरी वेरी लेस अकाउंट देन मेन, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं आ पाता है वुमेन को, तो इट हेल्प टू इरेडिकेट दैट टू, एंड 67% रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में जनधन अकाउंट खुले। तो उसमें क्या है, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम था, तो अगर यहाँ पे भी अकाउंट्स खुल गए हैं तो इट्स अ वेरी प्लस सिचुएशन। सेकेंड पिलर क्या है, आधार ने आइडेंटिटी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो आधार ID जो है वो डिजिटल ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक IDs होती हैं, ठीक है। तो आधार लेड ऑथेंटिकेशन इनेबलर बना बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीज के लिए कि वो वहां से ID वेरिफिकेशन कर सकते हैं थ्रू द आधार। तो बैंक्स और टेलकोस को भी एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया आधार का, है ना, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द एडिशनल कॉस्ट जो लगता है इफ अगर आधार जैसे सिस्टम्स ना हो, ठीक है। एंड देन नाउ सी, अभी क्या है, 99% ऑफ अडल्ट है इंडिया में, उनका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आइडेंटिटी है, एंड 1.3 बिलियन आइडेंटिटीज इशूड हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी खासी पॉपुलेशन गवर्नमेंट ने कवर कर ली है IDs बनाने में, स्पेशली आधार IDs, ठीक है ना। अब इन IDs को सिर्फ बना के काम नहीं है, इनका क्या है कि दीज फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, है ना। दे बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो आधार के फायदे में आप लिख सकते हैं, इफ अ क्वेश्चन कम्स फॉर आधार और द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पे आप लिख सकते हैं क्रिएशन ऑफ बैंक अकाउंट, इंस्टेंट पेमेंट इनसे आया है। एंड तीसरा पिलर क्या है, मोबाइल। ऑल राइट, तो अभी देखिए मोबाइल में क्या है, एक तो हैंडसेट्स की बात है, लेकिन हम यहाँ पे डेटा की बात कर रहे हैं।
तो 2016 में यू नो विच कंपनी केम, फॉर एग्जांपल रिलायंस केम एंड उन्होंने कॉस्ट ड्रॉप कर ली उसकी, किसकी, मोबाइल डेटा की जो कॉस्ट है वो 95% तक कम हो गई। तो इट लेड टू एवरी इंडियन हैविंग लो प्राइस एंड इजी एक्सेस टू इंटरनेट। तो अभी जो है एक्सेस टू इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी का पेनिट्रेशन। ऑलराइट, तो अभी देखिए क्योंकि अब सबके हाथ में बहुत ही इजी डेटा है, तो ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ओटीटी कंटेंट का जो बिजनेस है वो एकदम से टेक ऑफ हो गया। और यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक्सेसिबल हो गए टू द लास्ट एंड द लीस्ट एंड द रिमोटेस्ट ऑफ द रीजन, विच इज ट्रू। उसके बाद देखिए अभी तो हम इंडिया के कोने कोने में पहुंच गए, अब हम लोकल से ग्लोबल कैसे जा रहे हैं। तो हम क्रॉस बॉर्डर यूपीआई करना चाहते हैं, तो पहला हमने किसके साथ किया है, सिंगापुर के फास्ट पेमेंट सिस्टम के साथ लिंकेज, जिसे पे नाउ बुलाते हैं। इंडिया का यूपीआई एंड सिंगापुर का यूपीआई पे नाउ लिंकेज हो गया, ठीक है ना। तो दिस लिंकेज इनेबल्स यूजर ऑफ द टू फास्ट पेमेंट सिस्टम इन आइदर कंट्री टू मेक इट्स कन्वीनियंट, सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर। तो अगर देखिए ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल हो जाता है तो हम क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। सो एक्सपोर्ट ऑफ आइडियाज, ठीक है। फंड्स कैन बी ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इंडिया यूजिंग जस्ट यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक। तो अभी क्या है, सिर्फ मोबाइल नंबर और वीपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ही चाहिए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। अदरवाइज इफ यू वांट टू सेंड मनी टू अनदर कंट्री इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो इंटरलिंकेज अलायंस G20 की फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या, कि इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ड्राइविंग फास्टर, चीपर एंड मोर ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम। तो G20 के फाइनेंशियल इंक्लूजन की प्रायोरिटीज हैं, ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की प्रायोरिटीज हैं। तो काफी अच्छा एग्जांपल इंडिया सेट कर रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ था रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था वो, दैट वाज नॉट ऑन द टफर एंड इन द वेरी टफ पेपर। नाउ लेट्स सी अनदर आर्टिकल। तो अब हम अर्बन प्लानिंग का आर्टिकल पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी अर्बन प्लानिंग के आर्टिकल में बेसिकली इस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट है वो क्या ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अर्बन प्लानिंग में क्या मदद हुआ है। ऑलराइट, तो अभी देखिए अर्बन प्लानिंग इस, पहले तो अर्बन प्लानिंग क्या है वो जान लेते हैं। तो अगर आपको लिखना पड़े तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग ओपन लैंड अर्बन एरियाज एंड द बिल्ट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अगर खाली जगह है अर्बन एरियाज में तो उसके पे उसका जो प्रोसेस है उसको डेवलप और डिजाइन करना, और आपके बिल्ट एनवायरनमेंट को देखना, ठीक। तो आप एक अर्बन प्लानिंग में बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो उन प्रोसेस की मेन चीजें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिजिकल और सोशल दोनों, यूटिलिटी सिस्टम होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे होना चाहिए अक्रॉस द अर्बन एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स होना चाहिए। ऑलराइट, बिकॉज अर्बन एरिया में एक जगह से दूसरी जगह जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर पाए उस हिसाब के डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना चाहिए। एंड अर्बन प्लानर्स को सिटी प्लानर्स भी कहा जाता है। तो देखिए जो प्लान्स हैं अर्बन एरियाज के वो लैंड यूज प्लान के फॉर्म में होते हैं। तो अगर आप कोई अर्बनाइजेशन पे आंसर लिख रहे हैं मेंस में तो डेफिनेटली लैंड यूज प्लान कैन बी वन ऑफ द सब हेडिंग्स, एंड देन उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें वॉट एवर इज द रेलेवेंट क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली हम इस आर्टिकल में डिस्कस क्या करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है। तो अगर आईटी का यूज देखें अर्बन प्लानिंग में तो पहला तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। तो अभी ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो ये क्या है, बेस्ड ऑन हम जीआईएस भी समझेंगे, बट बेस्ड ऑन जीआईएस अर्बन प्लानिंग एप्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं और अर्बन प्लानर्स उसको यूज कर रहे हैं। अब ये जीआईएस क्या है कि बहुत सारे हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस है ना किसी लोकेशन को एट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सैनिटेशन डेटा है तो एक पर्टिकुलर एरिया का जो मैप है या जो आपकी जो भी टोपोग्राफिक शीट्स हैं वहाँ पे सैनिटेशन कहाँ कितना है इन चीज़ों को मार्क कर दिया जाएगा।
एंड उसका अगर एक डेटा मेंटेन करके रखा जाए तो उसे उसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अगर देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे वाटर की एक्सेस हो गई, सैनिटेशन हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड हो गई, वेदर वुमेन आर स्टडिंग, दे आर कंटिन्यूइंग देयर स्टडीज और नॉट, वुमेन जो है वो मूव कर रही हैं, तो अगर इन सबका एक जीआईएस कनेक्ट करके ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना करके अगर हम ट्रेंड्स ऑब्जर्व करेंगे तो हमको एक बड़े ट्रेंड की तरफ हमको एक इंडिकेशन मिल जाता है। तो वैसा तो उसको लेकर के होलसम और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जा सकती है। तो वैसा बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाया जा सकता है, जो कि बनाया भी जाता है। बट देन ये बहुत आसानी से बन जाता है। आपके एंड पे क्या है, आपको बस डेटा कलेक्ट करना है। ऑलराइट, अब डेटा तो कलेक्ट करना काम है ही, एंड देन अगर ये डेटा अवेलेबल हो जाता है तो ओपन सोर्स डेटा ये दे दिया जाता है। अब ओपन सोर्स डेटा क्या है कि यू डोंट, इट इज नॉट बिहाइंड अ पे वॉल, या फिर उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। एवरीवन कैन टेक इट फ्रॉम देयर, जहाँ पे भी ओपन सोर्स डेटा है उसको यूज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है to bring some innovation. All right. So many open source various GIS software have come up with free and open source cross platform desktop GIS application. तो उससे क्या होता है कि आपको अर्बन प्लानिंग करनी है तो उसकी व्यूइंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग काफी आसान हो जाती है। अभी देखिए लोकेशनल एट्रीब्यूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल राइट, तो ये जब एक डिजिटल फॉर्मेट में रहते हैं तो दीज आर वेरी इफेक्टिव। अभी आप देखिए जीआईएस सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज होता है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी मैपिंग, यूटिलिटी सर्विसेज, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज नेटवर्क्स, ठीक है ना। अभी आप देखिए वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में तो यूज हो ही रहा है, ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज हो रहा है, तो ज्योग्राफिकल सिस्टम में तो डेफिनेटली यूज होगा। तो अगर हम देखें तो कई स्मार्ट सिटीज में क्या है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होते हैं। अब वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स देख लेते हैं कि वेदर कहाँ से जो आपका वेस्ट कलेक्शन हुआ है कि नहीं। ऑल राइट, तो अभी देखिए ये तो हमने जनरल बातें कर ली अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। और क्या है, ट्रांसपोर्ट प्लानर्स भी जीआईएस को यूज कर सकते हैं। वो एनालाइज कर सकते हैं कि रोड नेटवर्क कैसा है, अगर कोई रोड नेटवर्क है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कहाँ है, कहाँ पे जंक्शंस है, कहाँ पे जैम्स लग सकते हैं, ठीक है ना। वेरियस रोड हायरार्कीज आइडेंटिफाई करना, प्रिडिक्टिव 3D मॉडल्स बनाना ताकि वो एकदम ही रियल लगे, पूरा सिमुलेशन हो जाए और देन हमारी प्लानिंग में कोई कमी ना रहे, ठीक है। अब 3D एनालिस्ट जो है दे हेल्प इन असेसिंग टोपोग्राफी ऑफ द टाउन और सिटी बाय मेकिंग वर्चुअल मॉडल्स, ठीक है ना। तो इट कैन हेल्प, तो जीआईएस ऐसे डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकता है, दोनों में ही हेल्प कर सकता है। एंड देन सी बेसिकली क्या है कि हम ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अर्बन प्लानिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डेटा पे काम करता है, जीआईएस भी डेटा पे ही काम करेगा। तो there has been a great development in the expansion in accessibility of data and information resources, और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो है वो कितने क्विकली अवेलेबल रहती हैं। ऑल राइट, तो जो मॉडल्स बन रहे हैं वो फेल होंगे, पास होंगे, इसका सिमुलेशन कर पाना बहुत ही इजी है इफ वी बिल्ड एआई लाइक सिस्टम फॉर अर्बन प्लानिंग। एंड देन आप देखिए देयर हैव बीन unbelievable development in satellite imaging with the resolution of as fine as 1 meter. All right, तो GIS मैपिंग में हम डेटा कलेक्ट करके मैप्स पे वहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। बट देन हमको टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड मिली हुई है कि जो सैटेलाइट इमेजिंग है वो अभी 1 मीटर तक ले सकता है। तो अगर आपको याद हो कि पीपल वे आर ट्राइंग टू सी कि वेदर चाइना में कोविड जून में ही आ गया था इन द ईयर 2019, बिकॉज वो देख रहे थे कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अराउंड जो कार्स हैं वो बहुत ज़्यादा पार्क हुई हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से ऐसा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन रही थी कि चाइना को 6 महीने से पहले से कोविड का पता था, बट जब वो इतनी ज़्यादा फैल गया तभी चाइना ने बताया। तो देखिए वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, इवन हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी कितना काम आ रहा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन एनालाइजिंग द पर्पस ऑफ ईच स्टेक होल्डर्स, परसेप्शन ऑफ ईच स्टेक होल्डर एंड प्रोवाइडिंग सोल्यूशन अकॉर्डिंग थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटाबेसेस एंड देयर डिसीजंस, ठीक है। तो अभी देखिए किसी भी और
बेसिस पे अर्बन प्लानिंग करना और डेटा के बेसिस पे अर्बन प्लानिंग करना इज वेरी डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज डेटा होता है आपके पास तो आप राइट डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ऐसा है कि घेटो बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड प्लानिंग हो, ये इसकी पॉसिबिलिटीज भी एलिमिनेट हो जाती हैं काफी हद तक, बट पीपल विल लिव वेयर दे वांट टू लिव। एंड देन वेरियस एप्स जो हैं ओपन सोर्स हैं, ठीक है ना, उनमें मैप्स दिए हुए रहते हैं। आप ऑफलाइन डिजाइन लेवल मैप्स हैं, 3D मॉडल आप फोन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड देन फोटोग्राफ्स, वीडियोस, लोकेशंस दैट इज अवेलेबल टू द नेटवर्क, तो उसको इन एप्स पे डाल दिया जाता है, सो यू आर बेटर एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि व्हाट द प्लेस इज लाइक एंड व्हाट आर इट्स एट्रीब्यूट। ऑलराइट, अभी देखिए अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज भी यूज की जाती हैं बिगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ऑलराइट, तो अर्बन प्लानर में यूज द इंटरनेट टू क्रिएट सिटीज दैट आर अकोमोडेटिंग डिस्टेंट वर्कर्स। ऑलराइट, तो अगर डिस्टेंट वर्कर्स भी हैं तो भी कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मेन सिटी में लगता है जहाँ पे ऑफिसेज होंगे। एंड देन अर्बन डिजाइन जहाँ पे बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्टरनेटिव्स हो, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन हो। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे कई सारी ऐसी मिड टियर सिटीज हैं जहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए मे बी देयर में बी बस ओनली। ऑलराइट, तो वहाँ पे हमको ऑल्टरनेटिव्स भी चाहिए। नाउ सेवरल फंडामेंटल आईओटी टूल्स आर ऑलरेडी इन यूज, और ऐसे आईओटी टूल्स कौन से, इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट्स। ऑलराइट, तो सिटीज हम बना रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टोटली एनवायरनमेंट को इग्नोर करें। तो आईओटी टूल्स जैसे अब स्ट्रीट लाइट्स हैं तो दे हेल्प इन कंजर्विंग एनर्जी। ऑलराइट, एंड यहाँ पे सिटीज को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी टेक्नोलॉजी की मदद से ली जा सकती है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिटीज को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और प्रोविजन ऑफ ग्रीन स्पेस मिलेगा अगर हम पॉलिटिकल और फॉर एग्जाम्पल इमोशनली अगर सिटी को प्लान नहीं करें, वी आर प्लानिंग इट इन अ वेरी साइंटिफिक वे। ऑलराइट, तो वहां पे फॉर एग्जाम्पल कि अगर एरियाज हैं जहाँ पे दो ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट है, ऑलराइट, तो सिटी प्लानिंग में हम वो भी मार्क कर सकते हैं। तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, मतलब सोशल हार्मनी का भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो ये सारे एप्लीकेशंस है। और अगर देखिए कोई भी आंसर लिखिएगा तो डेफिनेटली आपको डेटा से क्या मिला ये बताइएगा, एंड देन इट विल हेल्प इन बिल्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड प्रोविजन ऑफ ग्रीन स्पेस। दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट। ऑलराइट, एंड बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो किए कुछ होगा नहीं। तो ओपन डेटा अवेलेबल है बेस्ड ऑन विच सिटीजन्स कैन डिमांड कि उनको गवर्नमेंट से क्या चाहिए, एंड इफ गवर्नमेंट इज डूइंग सम गुड वर्क सो दे कैन अंडरस्टैंड कि बिकॉज डेटा सेज दिस एंड दीज आर द फैक्ट्स, सो गवर्नमेंट इज टेकिंग अ टफ डिसीजन। ऑलराइट, तो ये वाली चीज है। इट प्रायोरिटाइज लोकल सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स। तो आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं तो आपको सिटीजन पार्टिसिपेशन तो जरूरी लेना पड़ेगा। एंड सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली सिटीज are required, not in the future, in the present only. All right, so these are the key points from this article। हमने ये अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसको समझ लिया। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन एंड विल complete the entire योजना in the next video of May 2023, and all the best to all the UPSC aspirants।